नमस्कार, हवा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले बात बिलासपुर की। युवती का शव ले जाते हुए आरोपी कैमरे में कैद हुआ है। कार में युवती का शव मिलने का मामला कल सामने आया, उसके बाद से अफरा तफरी का माहौल था। दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरोपी आशीष साहू युवती का शव ले जाते हुए साफ नजर आ रहा है। आशीष साहू से प्रियंका की बहस हुई थी, ये जानकारी सामने आई है। आरोपी ने युवती को दुकान के अंदर बुलाया था। दुकान का शटर गिराकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। युवती ने 12 लाख रुपए शेयर में लगाए थे। घाटा होने की वजह से दोनों में विवाद चल रहा था। इस हत्या का खुलासा, इस पूरी वारदात का खुलासा पुलिस ने किया है। धीरे धीरे हर एंगल पर जब पुलिस ने जांच की तो जानकारी सामने आ रही है कि आशीष साहू से प्रियंका की बहस हुई थी। शेयर मार्केट में घाटे को लेकर यह बहस चल रही थी। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने युवती को दुकान के अंदर बुलाया, उसकी हत्या कर दी। दुकान के सामने की जो दुकान थी उसमें जो कैमरा लगा था उसमें तस्वीरें कैद हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे। इस कार में आरोपी आशीष साहू इस शव को लेकर, इस युवती के शव को ले जाकर रखता है। उसके बाद इस तरह की तस्वीरों पर पुलिस ने जांच की और बड़ा खुलासा इस वारदात में किया। ऐसे कि विनोद कुशवाहा हमारे साथ बिलासपुर से लाइव जोड़ने पर इस पर हम चर्चा करेंगे। विनोद, निश्चित तौर पर एक बड़ी वारदात जिससे पूरे शातिराना तरीके से अंजाम दिया गया। पहले दुकान में मिले बुलाया, उसके बाद हत्या की गई। विनोद। बिल्कुल अवंतिका, शातिराना तरीके से। और सबसे खास बात यह है कि जब 15 तारीख को परिजनों का फोन नहीं लग रहा था प्रियंका का, तो उसके बाद परिजनों ने संपर्क साधा जो रूममेट है उनसे बातचीत की। तो रूममेट ने बताया कि वो वापस रूम पर लौटी ही नहीं है। और उसके बाद परिवार वालों की चिंता बढ़ी। भाई जो है वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने FIR दर्ज कराई कोतवाली में। तो सबसे खास चीज़ ये थी कि जो आशीष सिंह आरोपी है ये भाई के साथ थाने भी गया था और इसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने में अहम रोल भी अदा किया था। लेकिन उस समय तक किसी को शक नहीं था कि जो आरोपी थाने पहुंचता है रिपोर्ट लिखाने के लिए भाई के साथ में, वो खुद जो है हत्यारा है। तो ये सब जांच में तरह तरह की बातें खुलासा हो रही हैं और बताया जा रहा है कि 15 नवंबर को जब युवती वहां पर पहुंची थी मेडिकल स्टोर की दुकान में, ये दयालबंद मेडिकल स्टोर की दुकान है, और 7 महीने पहले ही इनकी जान पहचान हुई थी। क्योंकि युवती के बारे में बताया जा रहा है कि वो सेल्फ डिपेंड थी और अपना जो पढ़ाई का खर्च है वो खुद जुटाया करती थी, कभी ट्यूशन पढ़ाकर, कभी और दूसरी चीज़ों में। और अभी हाल ही में शेयर मार्केट में उसने पैसा लगाया था करीब 12 लाख रुपए, जिसमें घाटा हुआ था। और उसी की मांग करने के लिए जब तक वो मेडिकल स्टोर में पहुंचती थी और उसको लेकर के विवाद होता था। 15 नवंबर को भी कमोवेश कुछ ऐसा ही हुआ। जब युवती वहां पर पहुंची तो उनका विवाद हुआ दोनों में। और उसके बाद जो आरोपी है उसने मेडिकल दुकान के अंदर बुलाया, शटर गिराया और उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। किसी को ये चीज पता ना लगे इसलिए लाश को करीब 3 दिनों तक वो मेडिकल स्टोर में ही रखे रहा। अगरबत्ती और जो रूम फ्रेशनर है उससे स्मेल ना आए दुकान में कहीं आसपास के इलाके में, तो वो तमाम चीज़ों का प्रयोग करता रहा। बाद में शुक्रवार की रात को करीब 4 बजे के आसपास जो है आरोपी डेड बॉडी को लेकर के घर पर पहुंचा कार में ही, और कार को वहीं घर के बरामदे में छोड़ करके वापस अपने कामकाज में जुट गया। 4 बजे शनिवार को जब काफ़ी ज़्यादा स्मेल आई, उसके बाद जो मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने पुलिस को सूचना दी। चूँकि शुरू से उसकी परिस्थितियाँ संदिग्ध लग रही थी और पुलिस जब उसके घर पर पहुंची और जब कार की तलाशी ली तब ये मामले का खुलासा हुआ। तो अभी बहुत सारी बातें सामने आती जा रही। कल रात को 12 बजे तक सीसीटीवी फुटेज जो आसपास के इलाके हैं वो पुलिस ने खंगाले और उसमें एक बात का सबूत मिला कि आरोपी डेड बॉडी को रख करके कार में रख करके घर पहुंच रहा है। ये सुबह हाथ लगा है पुलिस के और अभी उससे पुलिस पूछताछ जारी है और भी कुछ बड़े खुलासे जो है। एक और चीज आपसे समझना चाहूंगी, आरोपी और युवती के संबंध को लेकर क्या कोई बात अभी तक सामने आ पाई? क्या इतना करीबी आशीष साहू प्रियंका का था कि अगर 12 लाख का नुकसान उसे हुआ तो उसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया? देखिए, शुरुआती जो जानकारी है कि 6 महीने पहले ही इनकी मुलाकात हुई थी और मुलाकात कुछ ऐसी हुई थी कि प्रियंका और उनकी सहेलियां जो है मेडिकल स्टोर के सामने ही मोटरसाइकिल रखा करती थी और फिर कोचिंग जाया करती थी।
और उस दौरान लौटने के दौरान ही बातचीत हुआ करती थी। चूंकि वो अपने बारे में बताती भी थी मेडिकल स्टोर के संचालक को, तो शुरू में जब पैसा लगाया तो कुछ फायदा भी हुआ, करीब 40% के आसपास पैसा फायदा हुआ। तो प्रियंका की जो है लालच जाग गई और उसके बाद उसने लंबी रकम, उसने आरोपी ने कहा कि वो अगर लंबी रकम लगाएगी तो 3.5 लाख रुपए में इनके बीच समझौता हुआ था कि जो भी फायदा होगा 3.5 लाख रुपए के वो आधा आधा बांट लिया जाएगा। लेकिन उल्टा हुआ कि उसको नुकसान हुआ काफी बड़ा, और उसके बाद वो लगातार मांग करती रही अपने 12 लाख रुपयों की, और इस विवाद में ये तमाम जो परिणति हुई है उसकी वजह से हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो शादीशुदा है। हालांकि अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी है अवंतिका, पुलिस की पूछताछ में और भी जानकारियां सामने आएगी, लेकिन महज 6 महीने की दोस्ती में इस तरह की वारदात जो है कई सवालों को जन्म देती है। बिल्कुल शुक्रिया आपका विनोद इस पूरी जानकारी के लिए, और इंतजार रहेगा कि कार्रवाई भी इस आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द हो। आगे बढ़ते कवर्धा से बड़ी खबर है। शहर बंद कराने के लिए वीएचपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। शहर का मुख्य बाजार बंद करवाया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन इस बंद को लेकर भी महिला सब्जी व्यापारी से मारपीट का विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि मारपीट महिला सब्जी व्यापारी से हुई, उसके बाद से ही इस घटना का विरोध लगातार किया जा रहा था। साहू समाज का भी समर्थन वीएचपी कार्यकर्ताओं को मिला। शहर बंद कराने के लिए वीएचपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें सामने आई कवर्धा से। चलिए ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी मनीष मिश्रा कवर्धा से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष, कितना असर इस बंद का नजर आ रहा है कवर्धा में? बिल्कुल अवंतिका, जिस तरह से कल से ही ये ऐलान कर दिया गया था विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा कि जो है 20 नवंबर को शहर बंद कराया जाएगा, और सुबह से ही इसका असर जो है दिख रहा है। दुकानें जो है नहीं खुली है, जो दुकानें खुली भी थी उन्हें जो वीएचपी के कार्यकर्ता हैं वो बंद कराने निकले हैं। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से जो है बंद किया जा रहा है। अभी तक जो है दुकानें नहीं खुली है। मुख्य मार्केट हम जहाँ पर खड़े हैं उनका नजारा आप देख सकते हैं पीछे में, कि किस तरह से दुकानें हैं जो अभी तक जो बंद है। और इसी तरह से जो वीएचपी कार्यकर्ता हैं वो भी अभी शहर में घूम रहे हैं पूरी तरीके से, और बंद जो है एक तरह से लोगों ने भी अपने हिसाब से जो है बंद को समर्थन दिया है। लेकिन जो प्रशासन का इसमें साफ तौर पर कहना था कि जिस आरोपी के खिलाफ जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, बावजूद इसके जो है इस तरह से बंद का आयोजन किया गया है, उसको लेकर जो है उनका कहना था कि शांतिपूर्ण तरीके से बंद किया जाए। इसकी सुरक्षा के लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और हर चौक चौराहा जो प्रमुख चौक चौराहे वहां पे जो है पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। तो जहां कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है ऐसे जो गली है उनमें भी बैरिकेडिंग की गई है। तो प्रशासन जो है इस तरह से पूरी तरह से मुस्तैद है और हर पहलू पर नजर बनाए रखे हुए है। दूसरे जिले से भी फोर्स मंगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह के अप्रिय स्थिति होने पर निपटा जा सके। हालांकि अभी तक किसी तरह से कोई तनाव की स्थिति नहीं बनी है। शांतिपूर्ण तरीके से बंद कराया जा रहा है, और अभी भी जो है दुकानें जो है नहीं खुली हैं। अवंतिका, ठीक है, शुक्रिया आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से कवर्धा में बंद का असर नजर आ रहा है। आगे बढ़ते रायपुर से बड़ी खबर है। संविदा कर्मचारियों का आंदोलन आज होने जा रहा है। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। सीएम हाउस के घेराव की तैयारी आज है। बूढ़ा तालाब से संविदा कर्मचारी निकलेंगे, सीएम हाउस का घेराव करेंगे। संविदा कर्मचारियों से जुड़ी ये जानकारी आपको बता रहे हैं। नियमितीकरण की मांग लगातार उनकी तरफ से की जा रही है। एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी, सीएम हाउस के घेराव की तैयारी संविदा कर्मी कर रहे हैं। चलिए ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे सहयोगी युगल तिवारी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, संविदा कर्मियों की तरफ से पहले हड़ताल की गई, दीप जलाए गए और आज सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा, क्या कुछ तस्वीरें सामने आएंगी? देखिए अवंतिका, हम पूरी सीधी तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है। पहले 25 किलोमीटर का ये पद यात्रा किए हैं। तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं मौके पर आए हुए हैं। अब यहाँ से घेराव करने के लिए निकलेंगे। हमारे पास कर्मचारी नेता भी हैं। हेमंत, बताएंगे क्या प्रोग्राम है आगे का? कल हम लोगों ने 25 किलोमीटर की पद यात्रा की नेशनल हाईवे 53 से शंकुरी कौशल्या माता मंदिर तक, और मनोकामना के 1008 दीपक जलाए। आज पूरे प्रदेश भर के लगभग 10 से 15 हजार हमारे संविदा कर्मचारी जो 54 विभागों में कार्यरत हैं वो अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, और लगभग 2 बजे के आसपास रैली निकलेगी। जो हम 51 नारियल जो प्रदेश के सभी देवालयों से लाए गए हैं, रतनपुर से लाए गए हैं, दंतेवाड़ा दंतेश्वरी माई मंदिर से, तुरदुरिया माता से, अंबिकापुर से लाए गए हैं, महामाया मंदिर से, उन सभी को माननीय मुख्यमंत्री निवास के पास सौंपा जाएगा। ये मनोकामना के दीपक हैं, और माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द नियमितीकरण घोषणा करें। बताएंगे, आप लोग लगातार मांगे जो है सरकार के समक्ष रख रहे हैं, मांगे पूरी नहीं हो रही, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? पद यात्रा भी आप लोगों ने किया।
ये सर, हम लोग लगातार अपने मांगों को लेकर के हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं और हम लोगों ने कल पद यात्रा भी वहां तक 25 किलोमीटर चलकर पूरा किया है। और हम लोग बस अपने भूपेश मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द नियमितीकरण करने की पूरी घोषणा कर दें। देखिए, पूरी तरह से तस्वीर है और हम बात करेंगे कि आगे की क्या रणनीति रहेगी। अगर आज आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या रणनीति है? जी, आज हमारा मनोकामना पद यात्रा था। यदि सरकार हमारी बातों को अभी भी नहीं अनसुना करती है तो निश्चित ही आने वाले समय में सब विभाग मिलकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाधित होंगे। ये पूरा निर्भर सरकार के कार्य क्षमता पे करता है, उनकी बनाई हुई कमेटी पे निर्भर करता है कि हमारी मांगों को कितना जल्दी पूरा करते हैं। देखिए, सरकार ने तो कहा है कि भरोसा करिए, तो भरोसा नहीं है क्या? सर, जब पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार नहीं थी 2018 में हमारे टीएससी देव माननीय भूपेश बघेल जी ने हमारे मंच पर आकर आश्वस्त किया था यदि हमारी सरकार बनती है तो 10 दिन में हम नियमितीकरण करेंगे। मगर लगभग 4 साल व्यतीत हो जाने के बाद भी सरकार के द्वारा नियमितीकरण जैसी ऐसे कोई भी हमारे लिए नहीं किया गया है। इसलिए हमारे कर्मचारी मनोकामना पद यात्रा जैसी मांगों को लेकर हम अपनी बात को सरकार के सामने रख रहे हैं। हम आशा करते हैं, भूपेश है तो भरोसा है, सरकार शीघ्र ही हमारे 100% कर्मचारियों को नियमितीकरण करे। कांग्रेस से हमारी बात हुई थी, नेताओं ने कहा था कांग्रेस के कि बीजेपी बरगलाने का काम करती है, अभी समय है, भरोसा रखें। जब जानकारी भी मांगी गई है तो आखिर इस तरह के आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? 2018 में एक वाक्य चला था, मेरा वोट उसको जो नियमित करे मुझको। तो ये भरोसा जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र बनाया उस पर पूरे प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं, आम जनता ने किया और उसमें लगातार कार्य भी हो रहे हैं। लेकिन जहां बात आती है संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की, उस नियमितीकरण के बाद में अटक रहा है पेज। कहीं दबाव की राजनीति तो नहीं, चुनाव एक सर बचा है? दबाव की राजनीति बिल्कुल नहीं है। हम संविदा कर्मचारी हैं, अपने कार्यालयों में अपने प्रदेश की उन्नति, देश की उन्नति के लिए हम कार्य करते हैं। सरकार चाहे जो भी रहे, लेकिन संविदा कर्मचारियों की सिर्फ एक ही मांग है, नियमितीकरण। देखिए, नियमितीकरण इनकी प्रमुख मांग है, जायज मांग है और लगातार कहते आए हैं, मैनिफेस्टो में भी यह शामिल है। तो देखना ये होगा कि अब जो चुनाव है 1 वर्ष बचा हुआ है, विपक्ष भी हमलावर है, साथ ही साथ तमाम कर्मचारी हैं वो एकजुट हैं और जिस तरह से यहाँ पर निकलेंगे, घेराव करेंगे तो इनकी ताकत तो दिख रही है। मनोकामना ज्योति कलश भी लगातार जलाते आ रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि आखिर इनकी मांगे हैं कब तक पूरी होती है और मांगे पूरी अगर नहीं होती है तो आने वाले समय में तमाम कर्मचारी हैं किस तरह के रुख अपनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी अवंतिका, शुक्रिया आपका युगल, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, जशपुर से बड़ी खबर है। स्कूल में शराब पीने वाला शिक्षक निलंबित किया जा चुका है। कल तस्वीर वायरल हुई थी शराबी शिक्षक की, छात्र के सामने शराब पी रहा था। डीईओ ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद ये सख्त कार्रवाई। न्यूज 18 ने प्राथमिकता से खबर दिखाई थी और प्राथमिकता से खबर दिखाने के बाद खबर का असर भी हुआ। डीईओ ने इस शिक्षक को निलंबित कर दिया। ऐसे कि दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, इसी तरह की कार्रवाई जिसकी उम्मीद जमीनी स्तर पर की जाती है, अगर शिक्षक लापरवाही करेंगे तो इस तरह से सख्ती भी बढ़ती जाएगी, उदाहरण एक। जी अवंतिका, जिस तरीके से जशपुर जिले में लगातार शराबी शिक्षकों के मामले सामने आते रहते हैं और कई तस्वीरें सामने आती है जिसमें शराब पीकर शिक्षक स्कूल पहुंचते हैं या स्कूल में बैठकर शराब पीते हैं, और इसके बावजूद जो है इस तरह की लगातार तस्वीरें सामने आना कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की हकीकत को उजागर करता है। और 2 दिन पहले जिले की नई पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी माधुरिका तिवारी ने एक आदेश जारी किया था और उसमें उन्होंने सभी स्कूलों के शिक्षकों को एक घोषणा पत्र भरने को कहा गया था जिसमें कोई भी शिक्षक जो है अगर शराब के नशे में आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उस आदेश में लिखा गया था। लेकिन उस आदेश के जारी होने के 2 दिनों बाद ही स्कूल में बैठकर शराब पीते शिक्षक की जो तस्वीर सामने आई है उससे कहीं ना कहीं प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और वहीं सबसे बड़ी बात की जो शिक्षक है वो एक नाबालिग छात्र को वहां पर बैठाकर उसके सामने शराब पी रहा है, तो और वो भी स्कूल के टेबल पर, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में शिक्षा के स्तर कैसा होगा। बहरहाल शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है और शिक्षा विभाग आगे ऐसी हरकत करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कह रहा है। बिल्कुल, इस तरह की कार्रवाई आगे भी होती रहे किसी उम्मीद के साथ। ये असर जिसका जायजा जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, सही दीपक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए थे। शुक्रिया दीपक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन ये फोटो है जिसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी। आगे बढ़ते कोरबा से बड़ी खबर है। सिगड़ी के धुएं से 4 भाई बहन बेहोश हो गए। कमरे के भीतर सिगड़ी रखकर बच्चे सो रहे थे। फूड पॉइजनिंग समझकर पिता ने फौरन जिला अस्पताल में भर्ती कराया। रिश्ती में किराए के मकान में रहकर ये बच्चे पढ़ाई करते हैं। चारों बच्चे की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
चारों पूरी तरह से सुरक्षित। और अब आगे बात करेंगे सूरजपुर की। दल से एक हाथी बिछड़ गया है और यह हाथी अब इस क्षेत्र में लगातार उत्पात मचा रहा है। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र का यह मामला है। जजावल क्षेत्र में हाथी घूम रहा है, फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। हाथियों का दल पिंगला अभ्यारण्य की ओर रवाना हो चुका है, लेकिन एक हाथी इस क्षेत्र में बचा, जो कि ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और अब रुक करेंगे पेंड्रा की ओर। जीपीएम के 6 खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। नेशनल पैरा स्विमिंग प्रतियोगिता में मेडल अपने नाम किए हैं। गुवाहाटी में 4 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। छत्तीसगढ़ ने कुल मिलाकर 16 पदक अपने नाम किए हैं। खिलाड़ियों का भव्य स्वागत भी किया गया जब पेंड्रा में वो पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जीपीएम के 6 खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर जांजगीर चांपा से है। नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी की गई है। ठगी के आरोपी दंपति गिरफ्तार हो चुके हैं। नौकरी लगाने के नाम पर 8 लाख रुपए की ठगी की गई। जांजगीर चांपा से खबर है। नौकरी लगाने के नाम पर दंपति ने लाखों की ठगी की। आरोपी दंपति पुलिस गिरफ्त में है। 8 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। जांजगीर चांपा से खबर है। नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठे हैं। 8 लाख की ठगी की गई। आरोपी दंपति अब पुलिस गिरफ्त में। यही वो दंपति जिसने नौकरी लगाने के नाम पर 8 लाख रुपए की मांग की। और इधर गरियाबंद के चुरा क्षेत्र में 3 पंचायत के सैकड़ों किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के करीब 600 किसानों ने अभी तक धान नहीं बेची है। किसानों को धान बेचने के लिए 11 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे काफी परेशानी होती है। कई बार प्रशासन से साजापाली में नया धान खरीदी केंद्र खुलवाने की मांग भी ये लोग कर चुके हैं, लेकिन हर बार इस मांग को अनसुना कर दिया जाता है। इसी से नाराज किसान अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमन यहाँ बहुत दूर से गाड़ी मोटर किराया करके धान बेचल जाता। हमार समस्या हल करे बर बहुत नेता मन कर गए, हमार कोई सुनाई नहीं करी ने मन है। प्रशासन शासन प्रशासन पूरा आवेदन लगाए, सबसे आश्वासन मिली कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है महोदय। आदमी मन किसान मन परेशान हैं। एकर से 3 नया केंद्र खुलवाना चाहतन ये साजापाली में, और साजापाली से किसान मन ला सुविधा होही तो सही ढंग से हमार मंडी ला खोले, उपार्जन केंद्र चालू करे, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आंदोलन और तैयार होही। और इधर कोंडा गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट का कारोबार करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी में से एक ओडिशा और एक कांकेर का रहने वाला है। दरअसल दीपावली के कुछ दिन पहले जिले के अंदरूनी इलाके से नकली नोट मिले थे, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 7/11/2022 को नकली नोट चलने की सूचना पर एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें टीम गठित कर अलग अलग ठिकानों में दबिश देकर पता तलाश किया जा रहा था कि आखिर ये नोट कहाँ से रहे हैं और कैसे खपाया जा रहा है। तो इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपियों का पता चला, जिन्हें तत्काल टीम भेजकर हिरासत में लिया गया, जिसमें से एक आरोपी है उड़ीसा का असगर खान और एक है कांकेर का नब्बू खान। इनसे पूछताछ करने पे इनके द्वारा नकली नोट खपाए जाने का स्वीकार किया गया और इनके कब्जे से कुछ नकली नोट भी बरामद किए गए हैं। राजनांदगांव की चर्चा करेंगे। ऑटोनॉमस कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को इस बार परीक्षा शुल्क में जोर का झटका लगा है। परीक्षा शुल्क को 2 गुना कर दिया गया है। इसने कॉलेज में पढ़ने वाले हजारों छात्रों की परेशानी बढ़ा दी है। इधर छात्र संगठनों ने भी बढ़े फीस को लेकर विरोध करना शुरू किया है। बीए, बीकॉम और बीएससी के परीक्षा शुल्क में जबरदस्त वृद्धि हुई है, जिससे छात्र काफी परेशान हो रहे हैं। अभी के डेट में फीस एक दिन का पर स्टूडेंट 500 रुपये लिया जा रहा है, जो कि है 500 रुपये प्रतिदिन बढ़ाते हुए फीस को लिया जा रहा है। जो आज विद्यार्थी खुद कमाते हैं या फिर कहीं भी मम्मी पापा कुछ रहता है
उसका इशू रहता है, तो वो नहीं पटा पाते, तो वो उस आपदा से भी गुजर रहे हैं स्टूडेंट। तो बस पर डे के हिसाब से 500 लेते लेते आज वो 5000 6000 इतना फीस पटा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात। देखिए, दिग्विजय कॉलेज एक शासकीय कॉलेज है और अधिकतर छात्र जो है वो गरीब फैमिली से ही आते हैं, और हमारा ये कहना है कि परीक्षा फीस जो है उसकी डेट मतलब जो तारीख है, 1 महीने का समय दिया गया सभी को। परीक्षा फीस सभी कक्षाएं के 1 महीने के भीतर आप पटाएंगे, लेकिन उस 1 महीने के भीतर कई लोग बाहर जाते हैं या कई लोग काम करके भी पढ़ते हैं। तो ऐसा है कि उस 1 महीने के बाद जो है 500 रुपये पर डे के हिसाब से परीक्षा विलंब शुल्क लिया जा रहा है। और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां के नेशनल हाईवे 43 का निर्माण कार्य पिछले 5 सालों से अधर में लटका हुआ है। आधे अधूरे निर्माण के कारण सड़क पर धूल के बादल छाए रहते हैं, जिसकी वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पिछले 5 सालों में करीब 3 ठेकेदारों को इसका निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन सभी काम अधूरा छोड़कर भाग गए। जनप्रतिनिधियों का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। उस पर जब लोकसभा सांसद से सवाल किया गया तो उन्होंने सरकार के तय नियम और शर्तों की दलील देते हुए ठेकेदार से बात करने का हवाला दिया। सुनने में आता है कि नहीं ठेकेदार लोग पैसे के अभाव में कि क्या चीज़ के अभाव में वो लोग छोड़ के चल देते हैं, फिर दूसरा टेंडर लेता है, तो उसको लग जाता है महीना 1.5 महीना कहिए ये काम चालू करने में, दूसरा आता है। तो नेशनल हाईवे सड़क है और हमसे ज़्यादा तो बाइक वालों को, छोटी गाड़ी वालों को ज़्यादा परेशानी होता है। यह रोड जो है अंबिकापुर पत्थलगांव सन 2017 में प्रारंभ हुई थी, लेकिन जो पूर्व अनुबंधक था जो मेजर GVR, उसके NCLT में केस चलना और उसके NPA डिफ़ॉल्ट होने की वजह से इसमें जो है विलम्ब हुआ है। सरकार फंड स्वीकृत करती है, उसका प्रॉपर टेंडर होता है, पैसा जारी किया जाता है, अब समय सीमा तय की जाती है। समय सीमा के अंदर ठेकेदार को बनाना चाहिए, यदि वो नहीं बना पा रहे थे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि सांसद जी से आपकी बात हुई है तो आपके माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरी जानकारी में अभी 21 नवंबर को एक बैठक दिल्ली में है, जिसमें मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं, सेक्रेटरी भी जा रहे हैं, आदरणीय गडकरी जी उस बैठक को लेंगे। उसमें इस रोड का कल्याण करा दें और उसको प्रोजेक्ट में ले लें और इसे शॉर्ट टाइम का टेंडर लगा करके अन्य चीज़ें बची हुई हैं, जो फर्निशिंग बची हुई है, उन कामों को कर दें। बहुत लोग परेशान। और हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।